क्या? ये सब क्या है? भरत मुंजाल की बात सुनकर नक्श के तोते उड़ गए थे। शॉक्ड होते हुए उसने भरत मुंजाल की तरफ देखते हुए कहा, आप मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं, राइट? इससे पहले कि भरत मुंजाल जवाब देता, नक्श ने तुरंत ही कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, पहले तो आप अंदर आइए, ये सारी बातें इस तरह नहीं हो सकती है। कार में अंदर आने के बाद तुरंत ही भरत मुंजाल ने कहा, तुम्हें लगता है कि इतने बड़े मैटर को लेकर मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक करूंगा? उनकी आंखों में और उनके चेहरे पर जबरदस्त सीरियसनेस नजर आ रही थी। ब्लैक फाउंडेशन के साथ लड़ना हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। मुझे यह मत कहना कि तुम लड़ना नहीं चाहते। जैसे ही भरत मुंजाल के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही नक्श और भी ज्यादा स्टन्ड रह गया था। तुरंत ही वो कार को एक सुनसान गली के अंदर ले गया और अचानक से ब्रेक लगाते हुए उसने कार रोकी। गुड ग्रुप्स के लिए पिल्स रिफाइन करना, इसमें मेरा क्या फायदा है? धीमे अंदाज में नक्श ने भरत मुंजाल की तरफ देखकर कहा, मुझे यकीन है कि आप मुझसे फ्री में तो कोई काम नहीं कराएंगे, राइट? क्या कहा तुमने? भरत मुंजाल सही टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाए थे। मुझे क्या मिलेगा? नक्श ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, आम इंसान जो किसी कंपनी के लिए काम करता है, कंपनी उसे अच्छा खासा पैसा देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे सभी के लिए पिल्स रिफाइन करवाएं और बदले में मुझे कुछ ना मिले? बिना रिटर्न्स के आजकल कौन काम करता है जनाब? ब्लैक फाउंडेशन को आगे बढ़ने से रोकना और उनसे लड़ाई करके अपने अस्तित्व को बचाना एक बहुत बड़ा टास्क है। क्या तुम्हें इसमें भी अपना फायदा देखना है? नक्श, तुम मुझे इस तरह नीचा नहीं दिखा सकते। इस समय भरत मुंजाल का चेहरा पूरी तरह से ग्लूमी हो गया था। भरत मुंजाल की बात सुनकर नक्श के चेहरे पर डिससैटिस्फैक्शन का डी भी नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो भीनी मुस्कान के साथ लगातार अपना सर हिला रहा था। वाइस प्रिंसिपल सर, प्लीज अपनी मॉरल वैल्यूज का पाठ पढ़ाकर मुझे किडनैप करने की कोशिश मत कीजिए। मैं इन बातों से बेवकूफ बनने वालों में से नहीं हूं। एकाएक नक्श के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई आपके अस्तित्व की है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी और आपके उन गुड ग्रुप्स की मदद करूं? क्यों? आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि गुड ग्रुप्स ने मेरी मदर इन लॉ को कैसे ट्रीट किया है। उस समय आप लोग कहां थे? क्या ये सब कथनी और करनी में आपको कुछ भी गुड नजर आया? नक्श की टोन अचानक से बहुत रफ हो गई। हालांकि मैं भी गुड ग्रुप्स का ही एक हिस्सा हूं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ब्लैक फाउंडेशन को रेजिस्ट करूं। मैं इस बात से नहीं मुकर रहा, लेकिन मेरा ओहदा भी तो उन गुड ग्रुप्स की तरह बराबर का होना चाहिए, राइट? जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बना लो वाला हिसाब मेरी समझ के पूरी तरह से बाहर है। भरत मुंजाल ने नक्श को बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया जब उसने देखा कि नक्श के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। यहां आने से पहले भरत मुंजाल ने अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए नक्श की जिंदगी को ऊपर से नीचे तक देखने की कोशिश की थी। कैंपिंग इवेंट में जो नक्श था वो बहुत अलग था, लेकिन आज जिसका सामना भरत मुंजाल करने वाले थे वो नक्श पूरी तरह से बदल गया था। ऐसे में उनका स्पेशल प्रिपरेशन के साथ आना बनता था, लेकिन कुछ भी कहो, आज उनकी दाल नहीं गल रही थी। भरत मुंजाल को मानना पड़ेगा कि नक्श जो इतने साल तक जावेरी परिवार का दामाद बनकर रहा, उसने कभी इज्जत नहीं देखी थी। परिवार का कोई भी इंसान उसकी इज्जत नहीं करता था। शुरुआत में तो अनिका ने भी उसका साथ नहीं दिया था। ये सब सुनकर और देखकर नक्श पर बहुत तरस आता है ना? और ये सब नक्श के साथ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उस समय उसके पास ना तो पैसा था और ना ही पावर। इस समय तो भरत मुंजाल नक्श को लो प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नक्श उस बवंडर से बाहर निकल चुका है और सूरत पे सबको पता है कि नक्श कितनी बड़ी तोप है। तो फिर करें तो क्या करें? तो वाइस प्रिंसिपल साहब, आप कह रहे हैं कि मुझे पिल्स रिफाइन करनी है, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि ये एक डील है। चूंकि ये एक डील है तो मुझे बताइए कि इससे मुझे क्या मिलेगा? धीमे अंदाज में नक्श ने अपने मुंह से एक एक शब्द चुन चुन कर बाहर निकाला। क्या चाहिए तुम्हें? भरत मुंजाल को भी नहीं पता था कि उन्हें नक्श को क्या ऑफर करना चाहिए। क्योंकि नक्श गॉडफादर का चेला है, इसलिए उसे कौन सी माउथ टेम्पटिंग डील दे ये मुंजाल साहब को समझ नहीं आ रहा था। इसलिए सीधे तौर पर उन्होंने नक्श से ही पूछना सही समझा। थोड़ी देर सोचने के बाद नक्श ने धीमी आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नक्श की बात सुनकर भरत मुंजाल पूरी तरह से स्टन रह गए थे। एंशिएंट जमाने में भी ऐसे लोग हुआ करते थे जिनका काम करने को लेकर कोई डिजायर नहीं होता था। क्या नक्श भी उस जमाने का है?
मैं ब्लैक फाउंडेशन को रेजिस्ट करूंगा, लेकिन अपने तरीके से। मुझे किसी की भी दखल अंदाजी नहीं चाहिए। ये बोलने के बाद नक्श ने तुरंत ही भरत मुंजाल से कहा, चलिए सर, अब आपसे बाद में मुलाकात होगी, मुझे और भी कई सारे काम निपटाने हैं। भरत मुंजाल ने नक्श की बात का कोई जवाब नहीं दिया। स्ट्रेंज एक्सप्रेशंस के साथ जैसे ही वो कार से बाहर निकले, वैसे ही नक्श का पैर एक्सेलरेटर पर गया और उसने अपनी कार को तेजी से चीते की तरह दौड़ाया, जैसे मानो वो चीता भूख मिटाने की तलाश पर निकला हो। दूसरी तरफ ब्लू वाटर कंपनी के 4th फ्लोर पर अनिका आराम से चेयर पर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रहा था। यह इंटरव्यू से पहले होने वाली बेचैनी थी। उसके हाथ में उसका रेज्यूमे था और उसके हाथ कांप रहे थे। आज ज्यादा लोग इंटरव्यू देने के लिए नहीं आए थे, लेकिन कोइंसिडेंटली गुरप्रीत सोढ़ी वहां आई थी। उसका इंटरव्यू पूरे 20 मिनट तक चला। हाई स्पिरिट्स में जैसे ही गुरप्रीत इंटरव्यू रूम से बाहर निकली, वैसे ही उसकी नजर अनिका पर पड़ी और उसने प्राउड अंदाज में अनिका की तरफ देखते हुए कहा, अरे अनिका, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारा पति तो बहुत अमीर है, फिर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने पति को खुश नहीं कर पा रही हो और उसने लात मारकर तुम्हें बाहर निकाल दिया हो? भले ही गुरप्रीत की आवाज इतनी लाउड नहीं थी, लेकिन चूंकि वहां पर शांति बहुत थी, इसलिए जो कुछ भी गुरप्रीत ने कहा वो सभी को बहुत अच्छे से सुनाई दे गया था। यह अनिका के लिए एम्बैरेसिंग था। एक तो पहले से ही वो स्ट्रेस थी और ऊपर से गुरप्रीत ने उसका मूड और खराब कर दिया था। ऐसी फालतू की बकवास क्यों कर रही हो? चौंकते हुए अनिका ने गुरप्रीत से कहा, तुम भी तो यहां जॉब मांगने आई हो, क्या तुम्हारे पति ने भी तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है? वैसे ही अनिका बोलने में शुरू से तेज थी और जब मामला अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का हो, तब तो अनिका किसी को भी नहीं छोड़ती है। जैसे ही अनिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही गुरप्रीत का चेहरा पूरी तरह से ग्लूमी हो गया था। उस दिन नक्श और अनिका के उस स्टोर से जाने के बाद गुरप्रीत के साथ बहुत बड़ा कांड हुआ। नक्श ने तुरंत ही विकल्प चौधरी को भानुशाली ग्रुप से एक्सपेल करवा दिया था। ऐसे में विकल्प ने सारा इल्जाम गुरप्रीत पर लगाया। ना सिर्फ विकल्प ने उसे थप्पड़ मारा, बल्कि उसने गुरप्रीत को अपनी तरफ से जो कुछ भी दिया था वो सब वापस ले लिया और उसे घर से बेदखल कर दिया। यही वजह है कि गुरप्रीत नौकरी पाने के लिए मारी मारी फिर रही थी और अनिका ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूं कि यहां से जल्दी से खिसक लो। इस कंपनी में काम करने के लिए तुम बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो, मुंह बनाते हुए गुरप्रीत ने कहा और अपनी कमर मटकाते हुए वहां से चली गई। जैसे ही गुरप्रीत के कदम ब्लू वाटर कंपनी से बाहर निकले, वैसे ही उसकी मुलाकात नक्श से हुई, जिसने उसकी बसी बसाई खुशहाल जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुमसे मुलाकात होगी, सीईओ नक्श। लगता है हमारा यही मिलना लिखा है। गुरप्रीत ने नक्श के प्रति अपनी नफरत जाहिर नहीं की, बल्कि उसने नक्श का वेलकम किया और 2 कदम आगे बढ़ते हुए नक्श की तरफ बढ़ी। इस समय ऑलमोस्ट गुरप्रीत का शरीर नक्श को टच कर रहा था। तुम भी यहां इंटरव्यू देने आई हो? क्या तुमने अनिका को देखा? तुरंत ही नक्श के कदम पीछे की तरफ बढ़े। उसने हल्के हाथों से गुरप्रीत को पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा, परेशान मत होइए मिस्टर नक्श, आपको उस इंटरव्यू की इतनी क्या पड़ी है? जब हो जाएगा तो अनिका आ जाएगी। चार्मिंग स्माइल के साथ गुरप्रीत ने नक्श की तरफ झुकने की कोशिश की और इसी के साथ उसकी छाती का इतना बड़ा क्लीवेज नक्श की आंखों में समा गया। मिस्टर नक्श, क्या हम कहीं और चलकर बात करें? गुरप्रीत की आवाज एकाएक बहुत सॉफ्ट हो गई थी। सीईओ नक्श, मेरा यकीन कीजिए, उस दिन हमारी मुलाकात बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हुई। मैं वो नहीं हूं जो आप सोच रहे हैं। मैं आपको बहुत खुश कर सकती हूं। गुरप्रीत सोढ़ी ने मन ही मन सोचा कि अगर उसे नक्श के क्लोज आने का मौका मिल जाएगा तो उसकी लाइफ विकल्प चौधरी के साथ रहने के मुकाबले 10 गुना ज्यादा अच्छी होगी और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। अनफॉर्चुनेटली वो नक्श को और अपने आप को मिसकैलकुलेट कर रही थी। मुझे लगता है कि मुझे ऊपर जाकर अनिका को देखना चाहिए। ना सिर्फ नक्श को ऐसी औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इस समय उसे गुरप्रीत की हरकत देखकर उससे नफरत हो रही थी। दूसरी तरफ समुद्र किनारे एक आइलैंड पर शार्दुल की बात सुनकर जोनाथन पोरवाल के दिमाग में हलचल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। भले ही उनके बेटे ने उन्हें प्रॉमिस किया था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें लगने लगा था कि उनका बेटा इस मिशन में अपनी टांग अड़ा सकता है और जोनाथन ऐसा हरगिज नहीं चाहेंगे, राइट? जैसे ही जोनाथन के दिमाग में यह ख्याल आया,
वैसे ही उन्होंने अपना फोन बाहर निकाला और एक नंबर डायल किया। बिग ब्रदर, क्या पार्टी में बुलाने के लिए कॉल किया है? आपकी चाल ने तो गुड ग्रुप्स के होश उड़ा दिए होंगे। अब सूरत पर कब्जा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। यह आवाज जेम्स पोरवाल की थी। जेम्स जॉनथन का छोटा भाई है, यानी शार्दुल का चाचा। जेम्स, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। उम्मीद करता हूं कि नतीजा हमारे पक्ष में होगा। डिप्रेस्ड टोन के साथ जॉनथन ने कहा। ब्रदर, आखिर बात क्या है? आप खुश नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ हुई है क्या? अपने बड़े भाई की बेचैनी को जेम्स ने तुरंत ही पहचान लिया था। शार्दुल गड़बड़ कर सकता है। तुम जल्दी से मुझसे आकर मिलो, हमें उसका भी इंतजाम करना होगा। जैसे ही जॉनथन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जेम्स पूरी तरह से शॉक्ड रह गया था। शार्दुल? जेम्स कंफ्यूज नजर आया, लेकिन तब तक जॉनथन ने कॉल कट कर दिया था। दूसरी तरफ ब्लू वाटर कंपनी के रिक्रूटमेंट रूम में एक आदमी जिसका पेट बाहर निकला हुआ था, वो अपने ऑयली चेहरे के साथ सामने बैठी अनिका को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। अनिका को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ब्लू वाटर कंपनी का एचआर मैनेजर नंदन अवस्थी था। उसका काम था कंपनी में नए लोगों को विद बेनिफिट्स रिक्रूट करना। ऐसी बात है तो उसके लिए गुरप्रीत सोढ़ी एकदम सही कैंडिडेट थी। मिस अनिका, आपका रेज्यूमे बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, लेकिन आप मुझे एक वजह बताइए कि मैं आपको क्यों हायर करूं? अनिका की छाती देखकर उस पेटू आदमी ने बहुत डिफिकल्टी के साथ अपना थूक गले से नीचे उतारा और कहा, मिस्टर अवस्थी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मेरा फैमिली बिजनेस रहा है, इसलिए बिजनेस फ्लो से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं। मैं जीरो से भी शुरू करने के लिए तैयार हूं, बस आप मुझे एक मौका दीजिए। अनिका को नंदन अवस्थी का लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे जॉब चाहिए थी। मिस अनिका, आपको पता होना चाहिए कि भले ही हमारी कंपनी बिंद्रा ग्रुप जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन उतनी छोटी भी नहीं है। अगर आप कोई कीमत नहीं चुकाएंगी तो क्या आपकी राह कभी आसान हो पाएगी? नंदन ने कंटिन्यू करते हुए कहा, और ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते हैं। क्यों, सही कहा ना? अनिका कोई 18 या 19 साल की लड़की नहीं थी। जो कुछ भी नंदन अवस्थी ने कहा वो उसे बहुत अच्छे से समझ आ गया था। एकाएक अनिका का चेहरा पूरी तरह से ग्लूमी हो गया था। मिस्टर अवस्थी, मैं यहां इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन आप मेरे स्टेटस के नहीं हैं। प्लीज अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, लेकिन तुम्हारी क्वालिफिकेशंस कंपनी के रिक्वायरमेंट से मैच करती है और हम तुम्हारे जैसा टैलेंट खोना नहीं चाहते हैं। तुम कंपनी आ सकती हो। काम को लेकर जल्दी तुम्हें कोई कम्युनिकेट करेगा। नंदन अवस्थी बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। क्या अनिका को हायर कर लिया गया था? क्या अनिका किसी सैक्रिफाइस के लिए भी तैयार है? क्या नक्श वाकई में गुड ग्रुप्स और कैंपिंग इवेंट की मदद करने वाला था? क्या पिल्स बेचकर नक्श अपनी ताकत बढ़ाएगा? जॉनथन के दिमाग में शार्दुल को लेकर क्या चल रहा था? आखिर उन्होंने जेम्स को मिलने क्यों बुलाया? उन दोनों के बीच शार्दुल को लेकर क्या बात होगी? क्या जॉनथन अपने ही बेटे को रास्ते से? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट एफएम।